अस्सलाम वालेकुम। ASFE वर्ल्ड टीवी के खसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सुलेमान मुबशिर। नाजरीन, आज का प्रोग्राम उन बच्चों के नाम, बल्कि उन ख़ास बच्चों के नाम जो कि इस माशरे का एक बहुत बड़ा असासा है, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में वो बच्चे बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो कि ऑटिज़म जैसी बीमारी का शिकार हैं, जो कि ऑटिस्टिक हैं। नाज़रीन, हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, जिसको मनाने की वजह यह है कि ऑटिज़म के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, बताया जाए कि ये क्या है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। इसी सिलसिले में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ऑटिज़म क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स, साइंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमारे साथ आज के पैनल में हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मिस इरम मुमताज़ जो कि एक रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं, वेलकम मैम। साथ ही हमें ज्वाइन किया है मिस नाइला रिजवान है जो कि CEO ऑफ वेल बीइंग रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं और स्पीच थेरेपिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मैम। मैम नाइला, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लोगों को नहीं पता ऑटिज़म क्या है, ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज ऑटिज्म। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सलमान, आपने एक तो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और ये बात करेक्ट है कि लोगों को पता ही नहीं है ऑटिज्म क्या है। अब माशाल्लाह काफी अवेयरनेस आ गई है, बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत से साइंस सिम्टम्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है जो एक सिम्टम एक में है वो दूसरे में भी हो। तो इसमें बहुत से इश्यूज होते हैं जो कि अगर मैं डिफाइन करूं तो बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं करता, अवॉइड करता है, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, कम्युनिकेशन नहीं होती। सो ये वो इश्यूज हैं जो ऑटिज्म को प्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है, किसी में कुछ चीजें नहीं है, किसी में कुछ चीजें नहीं है, बट बहुत से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो अवेयर करते हैं कि ये बच्चा ऑटिज्म की तरफ है। क्या इसके साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो हर पेशेंट में अलग होते हैं? देखिए, तीन चीजें इसमें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। एक तो सोशली इंटरेक्ट नहीं करते ये बच्चे, दूसरा कम्युनिकेशन लैकिंग बहुत ज्यादा होती है और बड़े रेपिटेटिव बिहेवियर्स कुछ होते हैं। ये तीन चीजें बड़ी कॉमन इनमें होती हैं। इनमें से माइट भी अगर दो एक में है, तीसरी नहीं है, या एक है दो नहीं है। इनकी सिवियरिटी बेस करती है कि कितनी स्वेयर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, इसलिए भी इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका कोई एक ऐसा साइन जो कि हर पेशेंट में पाया जाता है? बिल्कुल, सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, ये आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं और कम्युनिकेशन नहीं होती, इनमें स्ट्रांग नहीं होती। अगर ये बोल भी पाते हैं तो हो सकता है एप्रोप्रिएट आंसर ना कर सकते हो। अगर इनकी स्पीच है भी तो हो सकता है एकोलेलिक हो। तो ये वो चीजें दो जो बहुत ज्यादा कॉमन नजर आती हैं इनमें और हमेशा ही नजर आती हैं। सही। तो इसके कॉजेज क्या हैं, इस पे आप जरा अगर मुझे ब्रीफली बता दें। अभी तक इसके कॉजेज को फाइंड नहीं किया जा सका, बट अभी एक और टर्मिनोलॉजी आ गई है, वर्चुअल ऑटिज्म, जिसमें ये कोविड का दौर बहुत गुजरा है, जिसमें बच्चे मैक्सिमम टाइम स्क्रीन के साथ गुजार रहे हैं। और उनमें ऑलमोस्ट वही साइन एंड सिम्टम नजर आ रहे हैं। वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उनको अपनी दुनिया के अलावा कुछ भी नहीं, घर के सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ये क्या बाय बर्थ नहीं होती ये चीज? अब जिस तरह आपने बताया वर्चुअल ऑटिज्म, ये तो एक बच्चा पैदा हो गया 3 साल का 4 साल का हो गया, उसके बाद उसने स्क्रीन वगैरह देखना शुरू की, तो ये तो ऑटिज्म के बारे में तो कहा जाता है कि ये बाय बर्थ एक डिजीज है। तो इस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने कॉज का क्वेश्चन किया तो उसके रिप्लाई में कि एक तरफ इसकी कोई कॉज नहीं है, अभी तक कोई कॉज इसकी फाइंड नहीं की जा सकी। बट अभी वर्चुअल ऑटिज्म है, उसकी तो मेन कॉज ही स्क्रीन है। जैसे आपने कहा कि ये पैदाइश से ही होता है, तो ये हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में ये पैदाइश के टाइम ही अपीयर होता है, कई केसेस में 2 ईयर तक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसके बाद ये रिवर्स कंडीशन में आता है। आई कांटेक्ट छोड़ देता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, मामा बाबा को बुला रहा होता है, बट एकदम से खत्म हो जाता है। और वर्चुअल ऑटिज्म में सब चीजें उसकी होती तो ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सब चीजें फाइन चल रही होती हैं, बट उसमें वो उसको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला होता जिसकी वजह से उसने इन चीजों को जर्नलाइज किया होता है, तो इस वजह से तमाम चीजें लैकिंग रह जाती हैं। ऑटिज्म जो कहा जाता है और साथ डिसलेक्सिया एक है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों को आगा ही नहीं है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली।
ऑटिज्म भी बाय बर्थ होता है, ठीक है, डिस्लेक्सिया भी बाय बर्थ होता है। बट जो अभी नायला ने कहा कि आजकल जो कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो वर्चुअल, तो वो दोनों हालतों में डिस्लेक्सिया एंड ऑटिज्म में अक्वायर्ड डिस्लेक्सिया भी होता है एंड अक्वायर्ड ऑटिज्म भी होता है। सिचुएशन ऐसी बनी कि उसकी वजह से बच्चों का इतना ज़्यादा, विच इज़ टोटली एबनॉर्मल, घंटों 3-4 घंटे अगर बच्चे को अपने स्क्रीन के सामने छोड़ दिया तो वही हुआ कि आई मूवमेंट और वो सोशल इंटरेक्शन। और डिस्लेक्सिया में ये होता है कि अगर बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाए एंड दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड, तो रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग का कोई भी एरिया इफेक्ट हो जाए तो उससे भी डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स आना शुरू हो पड़ते हैं। ऑटिज्म और डिस्लेक्सिया का फ़र्क ये है कि ऑटिज्म में जैसे बाय बर्थ है तो कोई मेंटल कुछ ना कुछ थोड़ी सी रिटार्डेशन होती है और इट्स अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट्स ओनली आफ्टर असेसमेंट पता चलता है। डिस्लेक्सिया का नो सच थिंग कि ऐसा कोई रिटार्डेशन नहीं है, कि दिस इज़ जस्ट हेरिडिटरी, पेरेंट्स से बच्चों में आया हुआ है। रिसर्च अभी तक होती जा रही है, एक्चुअल कॉजेज़ का किसी को मालूम नहीं है कि किस वजह से ये होता है। बट इतने गिफ्टेड, अगर मैं आपको बताऊं कि मशहूर शख्सियात जो ऑटिस्टिक, आप देखिए लियोनार्डो दा विंची, टॉम क्रूज, स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, ये सब डिस्लेक्सिक थे। तो अगर इनको थोड़ा सा आप कहें कि जी थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी है तो वो इतना अचीव नहीं कर सकते। हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे ये है कि हम इस तरह के पेशेंट्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट करते हैं कि उनकी सेल्फ स्टीम और पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल मर जाती है। मैं आपसे एक और भी बात कहूँगी कि आप पेशेंट का वर्ड यूज़ करें, patient का word नहीं use करें। Okay. So this is not a disease. Not at all. Not at all. They and have this a is not a disability. Not at all. Okay. It's a difficulty. कि they have a different learning style. इनको सीखने का इनका मुख्तलिफ तरीका है। 30-40 स्टूडेंट्स की क्लास है, बस टीचर बोल रही है और टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव। ये बच्चे इस तरह नहीं सीख सकते। It has to be, you know, direct contact with the teacher and one-to-one आप करें, इनको attention दें, individual attention दें, तो इस तरह they do wonders। इतनी long list of हमारे पास वो हैं celebrities who are dyslexic। So ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसको आप बीमारी मत कहें, ठीक हो गया, डिफिकल्टी, डिसेबिलिटी भी नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस जब हम डिसेबिलिटी का वर्ड यूज करते हैं ना तो लेबलिंग इज डिसेबलिंग, हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि शायद जी मेंटली रिटार्डेड है। और एक और जो हम बहुत ही कॉमनली अब्यूज्ड वर्ड है कि जी ये स्लो लर्नर है। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होगा हम क्या कहते हैं जी ये स्लो लर्नर है। सही। स्लो लर्नर वो बच्चे होते हैं वेदर ऑटिस्टिक हो या डिस्लेक्सिक के जिनका मेंटल रिटार्डेशन एट द टाइम ऑफ देयर डिलीवरी अगर मिली सेकेंड के लिए भी बच्चे को ऑक्सीजन नहीं गई उसके दिमाग में तो उसको अनॉक्सिया कहते हैं। तो उससे कोई ना कोई रिटार्डेशन हो जाती है। लेकिन अभी डिसेबिलिटी की जिस तरह आपने बात की तो हमारे यहाँ डिसेबिलिटी को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। बिल्कुल। तो मेंटल डिसेबिलिटी में क्या चीज़ें आती हैं? देखें पाकिस्तान में वी लुक इन ब्लैक एंड वाइट, यही नॉर्मल एबनॉर्मल। ये जो बच्चे हैं ना, ये जो डिस्लेक्सिया वाले ऑटिस्ट, ये दे फॉल इन द ग्रे एरिया विच इज़ राइट इन द मिडल, जिसका किसी को पता ही नहीं है। सही। जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है जैसे मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर बच्चे को मिली सेकेंड के लिए भी अगर बच्चा हेल्दी है ऑक्सीजन नहीं जा सकी उसको अनॉक्सिया कहते हैं। या इफ मदर वाज ऑन ड्रग्स पे है, सब्सटेंस अब्यूज़ करती थी, माँ करती थी, तो उससे भी बच्चा हो सकता है। या फैमिली में कोई हिस्ट्री है, सो वो मेंटल रिटार्डेशन कि वो बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता। ठीक है, मेंटल वो फिजिकल तो चले वो काम कर लेगा जो कर लेगा, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ये बच्चे जो आप इनको मेंटली रिटार्डेड नहीं कह सकते, दैट इज़ वाई दे फॉल इन द ग्रे एरिया। नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच वाला जो एरिया है ये वहाँ पे ये बच्चे हैं जिसका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें अदराक नहीं है। सही। हमें फहम नहीं है, एजुकेशनिस्ट को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स। तो मेन चीज़ है इंडिविजुअल की अवेयरनेस, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चा घर में होता है, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स को मेन अवेयरनेस होनी चाहिए, वहीं से ये चीज़ ऊपर आती है। इसी पे आगे बात करूँगा। मैम मिस नाइला, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये इसको रिकग्नाइज़ किस तरह करें? एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो ऑटिज़म का शिकार है, वो जब पैदा होता है, जिस तरह अगर हमने बात की बाय बर्थ, तो वो जब पैदा होता है तो इसको रिकग्नाइज़ किस तरह किया जाए और क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आया वी शुड गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या इसके क्या, मुझे काइंडली इस बारे में बता दें आप। सबसे पहले तो ये कि आप चाह रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा ऑटिज्म के साथ है, पेरेंट्स को कब कॉन्शियस होना चाहिए?
इसमें हम सबसे पहले स्क्रीनिंग की तरफ आते हैं कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट अपने माइलस्टोन को अचीव नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल बच्चा नेम पे रिस्पॉन्स करना, कि बड़ा एक इनिशियल चीजें होती हैं। बच्चा सराउंडिंग की चीजों को अटेंड करना, ये बड़ी इनिशियल चीजें होती हैं। या सोशली इंटरेक्ट करना। कम्युनिकेशन में भी जहाँ बात की जाती है तो हमेशा हम सोचते हैं कि शायद जो बच्चा बोल सकता है वो कम्युनिकेट करता है, ऐसा नहीं होता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब 6 मंथ का बच्चा या इवन 3 मंथ 4 मंथ का बच्चा अपने माँ के साथ ऐसे इंटरेक्ट कर रहा होता है जैसे वो अपनी माँ को बिल्कुल समझ रहा है कि वो क्या कह रही है, और माँ भी ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे मुझे बच्चे की समझ आ रही है। ये बच्चे नहीं होते। यहीं पे पेरेंट्स को पता चल जाता है। अगर उनका फर्स्ट बेबी होता है तो मोस्टली चीजें जरा डिले में चली जाती हैं, बट जब उनका सेकंड बेबी होता है तो क्योंकि वो बहुत अच्छे से कंपैरिजन करती हैं कि इस एज में इस बच्चे को ये माइलस्टोन अचीव कर लेना चाहिए था, बट मेरे बच्चे ने ये क्यों नहीं किया, यहाँ वो मुझे अटेंड क्यों नहीं कर रहा, उसे मैं उठा रही हूँ या कोई उठा रहा है, वो डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहा, वो सराउंडिंग में चीजें वो उनको क्यों नहीं खेल रहा है, या स्पेसिफिक एक ही चीज को क्यों उठा के रख रहा है। तो ये वो सब चीजें होती हैं जो रेड फ्लैग्स होते हैं, अलर्ट कर देते हैं पेरेंट्स को। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस है कि इन माय सेंटर अभी हमारे पास 2 साल का बच्चा भी है, इवन 1.5 साल का, 2.5 साल का बच्चा भी है। तो ये अवेयरनेस क्राइटेरिया हमें शो करता है कि आप पेरेंट्स अवेयर हो गए। इवन अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि बच्चा नॉर्मल वे में होता है, डिले के साथ होता है, बट वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऑटिज्म के साथ है। तो हमें ये समझाना पड़ता है हर केस ऑटिज्म नहीं होता, उसमें हमें डायग्नोज के लिए साइकोलॉजिस्ट होता है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। इन सब की जो असेसमेंट होती है वो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, और उसके बिहाफ पे ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि आइदर ये बच्चा ऑटिज्म कम्युनिकेशन की बात की तो हियरिंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, जो जिसको हम मोस्टली केसेस जो हैं वो ऑटिज्म के साथ शिकार कर देते हैं। जिस तरह आपने उसकी बात की कि कम्युनिकेशन की बात की आपने जी। सबसे पहले जब बच्चा बोलता नहीं है या बच्चा अपने नेम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, उसे पीछे से आवाज दी जा रही होती है या टैप किया जा रहा होता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, इस फॉर्म में सबसे पहले उसका टेस्ट कराया जाता है, हियरिंग टेस्ट लिया जाता है। ये हमारे असेसमेंट के प्रोटोकॉल्स में होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक बच्चा हियरिंग इशू की वजह से अपना नेम रिस्पॉन्स ना कर रहा हो और हम उसे ऑटिज्म कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। बट जहां तक आप एक और बात कर रहे हैं कि क्या हियरिंग इशू के साथ भी हो सकता है, कुछ चीजें को मोबिलिटी के साथ होती हैं। जैसे मैडम मीरम ने कहा कि जितना इशू होता है उसमें मर्ज हो सकती हैं चीजें। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा डिलेड के साथ है तो उसे लर्निंग इशू भी हो सकता है, कोई बच्चा ऑटिज्म के साथ है, कुछ चीजें मल्टी इश्यूज मिल के को मोबिलिटी बना देती हैं। एक से ज्यादा इश्यूज उसके शो हो रहे होते हैं, वो एक अलग चीज आ जाती है, ठीक है। ठीक हो गया। मैम मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह हम अवेयरनेस पे बात करें, हमारा शो का पर्पस भी अवेयरनेस है। इस टाइम पर कोई डाटा है हमारे पास पाकिस्तान में कि कितने बच्चे इसका शिकार हैं? कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल मालूम ही नहीं है, आगे ही नहीं है डिस्लेक्सिया के बारे में, और रिसर्च तो तभी होगी जब आपको पता होगा ना। सो हमें सोली रिलाई करना पड़ता है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट डिस्लेक्सिक बच्चों का 15 से 20% हर क्लास में मौजूद होते हैं। अच्छा। यस, और सेंटर देखें प्राइवेट सेंटर्स ही हैं, 2 कराची में हैं रीड एंड केयर के नाम से, और नॉर्थ का इधर जो पहला सेंटर है 15 to 20% तो ये बड़ी बहुत है। बड़ी, मतलब बहुत इस तरह से तो अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं सपोज, तो उसमें से 15 से 20 बच्चे। जी, और ये कि हमें बिल्कुल आगे ही नहीं है। और इसीलिए हमने सबसे पहले यही किया कि जैसे ही हमारा सेंटर हमने बनाया आइडियाज़, हमने सेनेट से डिस्लेक्सिया का बिल पास करवाया कि विदाउट द पैट्रनेज, हुकूमत की मदद के बगैर एक प्राइवेट सिटीजन कितना कर सकता है। और ये तो नेशनल प्रॉब्लम है, यू नो कि ये तो इतने बच्चे सोचें, जब आप कितने लाखों में बच्चे हैं अनडायग्नोज जो जाते जा रहे हैं। और एक अलार्मिंग फिगर, बिकॉज मैं तो ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कोई रिसर्च मिल जाए पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसका पता चले। तो एक रिसर्च मिली कि मैक्सिमम ड्रॉप आउट रेट मिडिल स्कूल में 5वीं और 6ठी क्लास में होता है। उसके बाद आई लुक एट द रीजंस, तो एक रीज़न था कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो मार कुटाई होती है। Exactly. वो उन्हीं बच्चों को होती है जिनको हम लेबल करते हैं कि जिन नालायक है, लापरवाह है। और वो कौन से बच्चे हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले, या डिस्लेक्सिक है या ऑटिस्टिक है। बिकॉज ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अनडायग्नोज। एक टीचर है
आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में द मोस्ट अब्यूज्ड प्रोफेशन इज टीचिंग। बिल्कुल ऐसे जो वलियों का पेशा है, मतलब देखा जाए कि हमें कितना काम करने की ज़रूरत है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। जैसे बाहर मैंने काम किया उनके पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे तो हाईली क्वालिफाइड और इतने एग्जाम्स के बाद एक टीचर आ सकती थी, हायर होती थी उसके बीच में। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कुछ नहीं कर रहा वो जी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती यही है कि किसी को जॉब नहीं मिल रही, अच्छा क्या करना है, चलो टीचिंग कर लेते हैं। चलें आप बन भी गए हैं, आप फिर अपने आप को इम्प्रूव करें, खुद से सीखें। लाइक आई कीप ऑन डूइंग दिस कोर्सेज कि मुझे खुद अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है कि दुनिया में जो आजकल हो रहा है, आजकल हमारे पास सारे गैजेट्स हैं, आपके फिंगर टिप्स पे के नीचे पूरी दुनिया है, आप क्या नहीं पता कर सकते। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेनेट से पहले डिस्लेक्सिया का बिल, फिर अभी पार्लियामेंट में से भी वो पास हो गया। बिल तो पास हो जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ अगेन सच एन अपहिल टास्क कि वो अगेन हमने जाके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो वजिया कमर थी उनसे कहा कि जी हमें पायलट प्रोजेक्ट करने दें टोटली वॉलंटरी बेसिस के ऊपर कि जी ताकि हम आपको बताएं कि इंक्लूजन क्या है। हमें इंक्लूड करना है इन सब बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में। ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, डिस्लेक्सिक बच्चे हो गए, लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे हो गए, इन सबको मेन स्ट्रीम स्कूल में ही जाना है। और ऑलरेडी ये मौजूद हैं, लेकिन आगे ही ना होने की वजह से ये इतने अब्यूज होते हैं, बिकॉज हमारी आजकल नंबर गेम है जी। स्ट्रेट एज चाहिए, 80% 90% चाहिए, पेरेंट्स की भी ये डिमांड है। टीचर्स भी ऐसे बच्चों से खुश होती हैं जो क्रीम होते हैं क्लास के, जो थोड़े से कमज़ोर हो जाए उन पे उनको गुस्सा चढ़ता है कि हमें बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं मिल सकता। सो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और एज जो स्कूल के जो ओनर्स हैं उनको ये आगे ही बहुत ज़रूरी है कि जी आपको जानना चाहिए कि ये बच्चे भी आपके स्कूल में मौजूद हैं। ऐसे बच्चों की स्कूलिंग के लिए क्या करना चाहिए? इंक्लूजन का यही मतलब है कि ये अभी जो बिल पास हो गया इसको इम्प्लीमेंट कराना सबसे पहले, कि हर स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए कि देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जैसे हर बीमारी के लिए डिफरेंट डॉक्टर होता है। अब एक डॉक्टर तो हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, रेगुलर जनरल जो डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर अलग है, आई का, ईयर का अलग है। उसी तरह जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। अब हमारी पूरी टीम है, मैं रिमीडियल थेरेपिस्ट हूँ जो लर्निंग डिफिकल्टीज, जो डिस्लेक्सिक प्योरली रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग वाले बच्चों के लिए, ठीक है। नायला इज ऑटिज्म स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ उनको स्पीच का जो इशू होता है, जो हमारे पास डिस्लेक्सिक आते हैं उनको भी स्पीच का इशू हो सकता है। देन वी नीड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हमारे पैनल पे हैं, वो असर्टन करते हैं देयर IQ ऑफ द चाइल्ड के जी कहीं बॉर्डर लाइन तो नहीं है। IQ अगर लो है तो इसका मतलब है कि वी नीड टू नो कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, और इसको इशू क्या है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि एक बच्चे को एट अ टाइम 2 से 3 उसको प्रॉब्लम्स हैं या 4 हैं, वो सिर्फ असेसमेंट के बाद हमें अंदाज़ा होता है। और ये जो असेस करने के लिए जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनको टेस्टिंग बैटरीज कहते हैं, वो भी सारी फॉरेन की टेस्टिंग बैटरीज हैं जो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चों के साथ मेरा माई हार्ट गोज टू देम कि डिस्लेक्सिया इज़ अ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ऑटिज्म भी, हमारे जो बच्चे ऑटिस्टिक भी जो है, हमें अपने कल्चरली वायबल टेस्ट बनाने की ज़रूरत है। पहले तो आ गई, फिर रिसर्च होनी चाहिए कि कितने % बच्चे हैं। डिस्लेक्सिया इज अ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होगा आपके पास, आप अगली चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एक स्कूल में इस पूरी टीम का होना लाजमी ज़रूरी है, ताकि इस तरह के बच्चे जो स्कूल में ऑलरेडी मौजूद हैं, पेरेंट्स कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं कि 10 डिफरेंट थेरेपिस्ट के पास जाएं। तो एक ही स्कूल में ये सारी सहूलियात मुहैया करने की ज़रूरत है। स्कूलिंग की तो बात होगी, वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, बट मेरे ख्याल से ये चीज़ स्टार्ट होती है घर से। हम लोग, आपने भी ये चीज़ नोट की होगी, अगर ऐसी कोई चीज़ निकल आती है, कोई बच्चा इसका शिकार होता है, तो सबसे पहले पेरेंट्स ही इस तरह की बातें करते हैं कि हमसे कोई गलती होगी या क्या होगी। उनकी अवेयरनेस के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए बाहर के मैंने जितना देखा ना सेटअप स्कूल्स में, वहाँ की पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सवाए हमारे स्कूलों के। यहाँ पे पेरेंट्स स्कूल में दाखिला करवाने के बाद समझते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी। सो एक तो ये है कि हमें पेरेंट्स को स्कूल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जो हमारा थेरेपी सेशंस होते हैं, हम सब जो हमारी जो फ्रेंड्स जो हम करते हैं, वी टेल देम वेरी फर्मली कि पहली मीटिंग में दोनों माँ बाप ने आना है, और उनको हम बताएंगे जी आपके बच्चे के साथ ये असेसमेंट के जो स्कोर्स आते हैं, जो रिजल्ट आता है, अब आप दोनों ने घर में क्या करना है। सो पेरेंट्स, स्कूल एंड थेरेपिस्ट, ये तीनों ग्रुप्स जब तक मिल के काम नहीं करेंगे, बच्चे में बेहतरी नहीं आती। सो जैसे हम लोग फर्म हैं, इसी तरह ही आई थिंक गवर्नमेंट को भी जब ये इम्प्लीमेंट करें बिल, तो पेरेंट्स को भी उतना ही इन्वॉल्व करना है, और आगाही सेशन, अवेयरनेस, कि हमें पता हो कि पेरेंट्स को पता हो कि ये
कोई अल्लाह की तरफ से आपकी आजमाइश नहीं है। पहले ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर बच्चा अच्छा हो तो हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करता है स्पेशली हमारे मेरे पे गया। हाँ, स्पेशली पाकिस्तानी डैडीज तो आते भी नहीं। और मैं तो बड़ी फर्मली कहती हूँ कि बोथ द पेरेंट्स हैव टू बी देयर फर्स्ट मीटिंग में, ताकि मैं उनसे बात करूं और मिलने के बाद मुझे अंदाजा होता है कि डैडीज कितना टाइम दे रहे हैं। कि जी हमारी जॉब है। मैंने कहा जी हर एक की जॉब है, आप 10 मिनट सोने से पहले अपने बच्चे को टाइम देना है। सो ये है कि आगाही की बहुत ज़रूरत है और इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत ही करवा सकती है स्कूलों को, मेकिंग देम चाइल्ड फ्रेंडली, कि इस तरह लर्निंग डिफिकल्टीज वाले, डिस्लेक्सिक, ऑटिस्टिक बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में जाना। ठीक हो गया। तो ऑटिज्म का जो बच्चे शिकार होते हैं उनके लिए क्या स्कूलिंग में कोई उनके एडमिशन के टाइम भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? 2-3 चीजें हैं कि एक तो जब भी हम किसी डिजीज डिसऑर्डर या डिले की बात करते हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ओब्वियसली हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक बच्चा मॉडरेट टू सीवियर में अगर फॉल कर रहा है तो हम उसको नॉर्मल सेटअप में डाल के तो उनके सिस्टम को भी मैसी कर दें, या मुश्किल हो जाता है। ओब्वियसली एक बच्चा भाग रहा होगा, अगर वो ADHD है या समझ ही नहीं रहा तो ओब्वियसली वो सिस्टम को भी नहीं समझ रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इन बच्चों की थेरेपीज होती हैं, इनकी स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, लर्निंग के एरियाज को देखा जाता है, कॉग्निशन, OT इनकी होती है। इन तमाम थेरेपीज को कंडक्ट करते हुए हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सही। प्रिपेयर करते हुए हम उस क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम के क्राइटेरिया में फर्स्ट लेवल पे आ रहा होता है, कि सबसे पहले बच्चे की सेटिंग होनी चाहिए। सो थेरेपिस्ट का सबसे पहले गोल यही होता है, ठीक है, कि गोल, अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, कमांड फॉलोइंग, ये वो चीजें होती हैं जो होती है। अब उसमें अगर बच्चा माइल्ड लेवल पर है और अपनी चीजों को कंप्रीहेंड कर लेता है काफी हद तक, तो फिर हम उसको रिकमेंडेशन दे देते हैं कि वो मेन स्ट्रीम अटेम्प्ट लेना है शुरू कर दे। अब मेन स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेनी केसेस जिसमें हमने बच्चे अपने प्रिपेयर करके मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजे। उसमें ओब्वियसली उनको बैरियर्स तो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इन बच्चों की हम ये कहते हैं कि मुस्तकिल हमने माहौल को मॉडिफाई नहीं करना बल्कि बच्चे को चेंज करना है ताकि वो नॉर्मल सोसाइटी के काबिल हो सके। सो इसमें एक टीम वर्क होता है जो कि साइकोलॉजिस्ट को अगर जरूरत पड़ती है तो वो उनके स्कूल तक जाता है, पैरेलल वो इवनिंग में थेरेपीज अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ऐसे इनके कॉम्बिनेशन के साथ उनको मेन स्ट्रीम की अटेम्प्ट करवाई जाती है और वो बहुत सक्सेसफुली इस चीज को माशाल्लाह अचीव भी करते हैं। बहुत से केसेस हैं, इंशाल्लाह कभी टाइम हो तो जरूर। ठीक हो गया। आप अब जिस तरह आप दोनों माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उन्हें लाइव एग्जांपल मिले। आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी एग्जांपल कि जिनको प्रॉपर केयर मिली, जिनकी प्रॉपर पॉलिशिंग हुई और उन्होंने जो नॉर्मल तो अब नहीं कहना चाहिए, खैर वो हम भी नॉर्मल हैं, वो भी नॉर्मल हैं, जिस तरह आपने मुझे करेक्ट किया इस चीज़ में, मेरे जैसे बंदे से ज़्यादा परफॉर्म किसी ने किया हो, कोई एग्जांपल आप दो। हमारा तो कराची में एक बच्चा था, वो लड़का, और वो कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड था बट सिवियरली डिस्लेक्सिक। तो उसकी मदर ने बाहर भेजा कलनरी का, उसने वो सारा वो कोर्स किया एंड माशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ कराची में। और मेरी फ्रेंड जिनकी मैं वीडियो आपसे अभी शेयर करूंगी, वो खुद भी डिस्लेक्सिक है, उनका बेटा इज एन एक्टर, वेरी फेमस एक्टर, हमजा इन कराची। सो वो भी डिस्लेक्सिक है एंड ही टॉक्स अबाउट इट। तो मैं उनसे कहूँगी कि वो अपनी वीडियो भी शेयर करें आपके साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की, इन्फॉर्मेटिव बातें की, अवेयर किया आवाम को। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।